संगठन के संदर्भ में हेनरी फेयोल द्वारा दिए गए 14 सिद्धांतों का हम लोग वर्णन करेंगे। हेनरी फेयोल ने 14 सिद्धांत जो दिए हैं यह प्रशासन के संदर्भ में, संगठन के प्रशासन के संदर्भ में हैं और यह समझ लें यह प्रबंध संबंधी नियम के अंतर्गत उन्होंने अपने नियम दिए थे। और हेनरी फेयोल एक सिद्धांतकार, एक प्रशासनिक चिंतक के रूप में और बल्कि कहें तो फ्रांस के एक उद्योगपति थे और यह भी टेलर के समकालीन थे। जब प्रबंधन का विकास हो रहा था, प्रशासनिक चिंतक टेलर के विचार सामने आए थे, उसी समय हेनरी फेयोल ने भी प्रबंधन के संदर्भ में अपनी 14 सूत्री नियम बताए थे। और प्रबंध करने का अर्थ भविष्यवाणी के संदर्भ में, नियोजन के संदर्भ में, संगठन करने के संदर्भ में, आदेश, समन्वय, नियंत्रण आदि के संदर्भ में लगाते हैं। यहाँ पर 14 नियम जो वे बताए थे, इनमें है कार्य विभाजन, उत्तरदायित्व, सत्ता, अनुशासन, आदेश की एकता, निर्देशन की एकता, समान हित के लिए व्यक्तिगत हित का दमन, क्रमिक का पारिश्रमिक, केंद्रीकरण, पदानुक्रम, आदेश, समानता, पहल शक्ति, कार्यकाल का अस्थायित्व, हल करने की भावना आदि नियम का जिक्र हेनरी फेयोल ने किया है। पहला नियम हेनरी फेयोल के 14 नियम में से पहला नियम कार्य विभाजन का है। कार्य विभाजन होने से काम को बांट देने की प्रवृत्ति होती है। इसीलिए व्यक्ति हो या समूह तो उनका लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है और उसी संदर्भ में वे प्रयास करते हैं, उनके प्रयास का क्षेत्र छोटा हो जाता है, उनकी अभ्यास की शक्ति बढ़ती है और वे अपने परिश्रम को एक सही दिशा में लगाते हैं और जिससे कि कार्य बेहतर होता है। सत्ता और उत्तरदायित्व को देखें तो सत्ता अर्थात प्रबंधक को आदेश देने का अधिकार होता है और वह अधिकार का एक तरह से दूसरा उपसिद्धांत बन जाता है उत्तरदायित्व, क्योंकि अधिकार जब होता है तो वहाँ पर उसके कुछ जिम्मेवारी भी तय हो जाती है और एक तरह से यह उत्तराधिकार आदेश के प्रतिपक्ष के रूप में सामने आता है। अधिकार का जब प्रयोग किया जाता है तो उसके कुछ उत्तरदायित्व भी स्वाभाविक रूप से अस्तित्व में आ जाते हैं और हम यह कह सकते हैं कि सत्ता का प्रयोग जब भी होगा तो वहाँ पर उत्तरदायित्व की भी भावना उत्पन्न होगी। तीसरा अनुशासन। अनुशासन एक तरह का आज्ञा पालन की बात हो जाती है, एक तरह का अनौपचारिक समझौता का यहाँ पर निर्वहन किया जाता है, आदर सम्मान का भाव होता है और संगठन के सभी सदस्य आपस में एक तरह का अनौपचारिक करार के रूप में व्यवहार करते हैं। इससे संगठन के सभी सदस्यों को लाभ होता है, अंततः संगठन को लाभ मिलता है। आदेश की एकता या कमांड की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड भी इसे कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि एक व्यक्ति एक अफसर, अर्थात जो कोई उच्चस्थ अधिकारी होंगे वे अपने अधीनस्थ कर्मचारी को आदेश देंगे और जो अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे, वे अपने से उच्च अधिकारी से आदेश प्राप्त करेंगे। अगर यहाँ पर भिन्न भिन्न रूप में उन्हें अगर आदेश मिलता रहे किसी को तो फिर काम में भटकाव की संभावना रहती है, इसीलिए यहाँ पर एक रूप में आदेश दिया जाता है। और दूसरी बात है निर्देशन की एकता, अर्थात प्रत्येक कर्मचारी का एक प्रमुख और प्रत्येक कार्यकारी के लिए एक योजना, एक लक्ष्य के साथ एक क्रिया समूह के लिए एक ही नेतृत्व होता है और एक नेतृत्व के अंतर्गत एक योजना बनाकर यहाँ पर काम लिया जाता है। सामान्य हित के लिए व्यक्तिगत हित का दमन, अर्थात कोई व्यक्ति का हित समूह के हित से छोटा ही होगा। व्यक्ति अथवा समूह के हित पर सामान्य भलाई हावी नहीं होती है, अर्थात व्यक्ति
का जो हित है वह समूह पूरे संगठन पर हावी नहीं होगी। संगठन का हित व्यक्ति और सामूहिक हित के ऊपर की बात होती है। अब देखते हैं कर्मिक का पारिश्रमिक, या इसे वेतन के रूप में भी देखते हैं। वेतन हर एक कर्मचारी को मिलना चाहिए, क्योंकि कोई कर्मचारी यदि अपनी सेवा देता है तो उसे उचित पारिश्रमिक भी मिलना चाहिए, तभी काम के प्रति न्याय होता है और कर्मचारी में उत्साह भी बना रहता है। और यदि अत्यधिक भुगतान भी हो जाए तो इतना इस सीमा तक ही हो कि वहाँ पर तर्कसंगत वह दिखे, ऐसा नहीं कि उसमें उतार और चढ़ाव जैसी बात हो, किसी तरह का किसी के साथ पक्षपात की बात हो। केंद्रीकरण से आशय होता है कि समग्र उत्तरदायित्व जो शीर्ष कार्यपालक हो गए वही केंद्रीकृत होता है। और देखते हैं पदानुक्रम, पद सोपान, इसे स्केलर चेन भी कहा जाता है, अर्थात संगठन के ऊपर से लेकर नीचे तक सत्ता की एक श्रृंखला, सत्ता की एक रेखा, शीर्ष स्तर से नीचे स्तर तक के पदानुक्रम की व्यवस्था, और साथ साथ सबों में एक सत्ता की व्यवस्था, एक प्राधिकार की एक श्रृंखला, ऊपर के अधिकारी उसके नीचे का अधिकारी, उस नीचे उसके नीचे का अधिकारी, इस तरह की बातें। आदेश अर्थात प्रत्येक वस्तु के लिए स्थान उसके स्थान में होता है। जैसे कि कर्मचारी उसी कार्य को अपनाता है जिसमें वो अपने आप को सबसे अधिक प्रभावी सेवा दे सकता है। और समानता की बात, अर्थात संगठन को जो नियोक्ता कर्मचारी संबंध होते हैं वहाँ पर मैत्रीपूर्ण भावना, न्याय के आधार पर समानता के वातावरण को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि सभी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा से निभा सके। कार्यकाल का अस्थायित्व, अर्थात नियत स्थान पर लगातार रहने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए, ताकि कर्मचारी अपने कार्य पर व्यवस्थित हो सके और कार्य की आवश्यकता के अनुकूल खुद को समायोजित कर सके। पहल शक्ति, इनिशिएटिव पावर, सत्ता और अनुशासन की सीमाओं में रहकर संगठन के सभी स्तर के पदाधिकारियों को पहल शक्ति दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। कर्मचारी को अपनी दक्षता और सहभागिता की भावना को सुधारने की दृष्टि से कहें तो अपनी पहल शक्ति दिखाने के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए, तभी उनकी दक्षता का लाभ संगठन को मिलेगा। और हल भावना, अर्थात टीम वर्क के साथ मिलजुल कर किसी भी समस्या का समाधान करना, अपने आपको समूह में, संगठन में सौहार्द बनाए रखना, एकता बनाए रखना, और व्यक्ति के साथ, संगठन के लोगों के साथ मिलजुल कर रहना और सामूहिक कार्य की आवश्यकता में योगदान देना संगठन की यह बहुत बड़ी शक्ति होती है। और यह टीम वर्क या मिलजुल कर करने की भावना को प्रोत्साहित करना चाहिए।